नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि एक अलजेब्रिक मेथड है, जिसके लिए हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में समझेंगे और सॉल्व करेंगे। और आपकी कन्वीनियंस के लिए सभी टॉपिक और क्वेश्चंस के टाइम स्टैम्प, यानी हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन की टाइमिंग आपको वीडियो पर मार्क मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, जिससे आप लोग डायरेक्टली अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो आपको पता ही है क्या करना है। कॉपी पेन उठाना है, फोकस बनाना है और आ जाना है कहाँ, म्यूजिक के दूसरी तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं अलजेब्रिक मेथड पर। किस पे? अलजेब्रिक मेथड पर। पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड को बहुत डिटेल में समझा। उसमें हम लोगों ने ग्राफ को ड्रॉ करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को भी समझा। बट अलजेब्रिक मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस बात को समझते हैं। देखिए, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करना सीखा था और वहाँ से सॉल्यूशंस को निकालना भी सीखा था। देखिए, अगर आपके पास ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं कि 1,2 है ना, 3,5, इनको तो आप इजीली ड्रॉ कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। बट अगर आपके पास कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स आ जाएं, समझिए 1/3, √2, अब इनको क्या आप ड्रॉ कर पाएंगे एक्यूरेटली? आप लोग बताइए। ये एक जो ग्राफ लिया है ना, ये बस आपको समझाने के लिए ही लिया है। हमने क्या करा है, इस ग्राफ को थोड़ा जूम कर दिया है, जिसमें हम लोग डेसिमल की वैल्यूज़ को भी ईजिली बना पाएँ एक लिमिट तक। देखिए, 1/3 की बात करते हैं। 1/3 की वैल्यू क्या होगी अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3333 ऐसे आता रहेगा। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब आप लोग बताइए, क्या 0.3333 को, या जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसको एक्यूरेटली लोकेट कर सकते हैं ग्राफ पे? आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये 0.3 और ये 0.4 के बीच में आएगा। हम कहेंगे हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है, ये इसी रेंज में आएगा, जिसको हमने ग्रीन कलर से कलर करा है। क्या आप एक्यूरेटली बता सकते हैं कि कहाँ पर आएगा? किसी को नहीं पता कहाँ पर आएगा। इस तरह से हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखें अगर, तो √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.414। इस तरह से ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1.4 को तो हम लोकेट कर सकते हैं, बात को समझिए। यहाँ पर हम लोग 1.4 को तो लोकेट कर सकते हैं। क्या 1.414 को लोकेट कर सकते हैं? आप सब कहेंगे नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। 1.4 को लोकेट कर सकते हैं, 1.5 को भी कर सकते हैं, बट इसके बीच में जो नंबर आ रहे हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं, जिनकी एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग नहीं फाइंड कर पाएंगे, उनको हम ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। और जब हम कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करने में फेल हो गए, तो मेरा ग्राफिकल मेथड भी यहाँ पर फेल हो गया। जब इस तरह के कोऑर्डिनेट्स आने लगे, इनको क्या बोला गया? नॉन इंटीग्रल। कैसी वैल्यूज हैं ये? नॉन इंटीग्रल वैल्यूज हैं। समझ में आ रही है बात? जो इंटीजर्स ना हो, नॉन इंटीग्रल। ठीक, कुछ हद तक हम लोग डेसिमल वैल्यूज को ड्रॉ कर सकते हैं, बट वो भी मुश्किल हो जाएगा जब हम लोग इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ करना देखेंगे। तो हम लोगों ने करा क्या फिर? इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया कि भाई ऐसा मेथड आए जिससे ये ड्रॉ करना ना पड़े। तो इस तरह के मेथड्स को क्या बोला गया? इनको बोला गया अलजेब्रिक मेथड्स। अब अलजेब्रिक मेथड्स का ही एक पार्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, चलते हैं फिर एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़िए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिस पर हम लोगों को बात करनी है। देखिए, सब्स्टिट्यूशन से आप लोग सबको पता है कि भाई सब्स्टिट्यूट करना है। हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहां पर दो वेरिएबल्स आते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? दो इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालेंगे और उस वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में रखेंगे। इसी बात को बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे। चलिए करते हैं। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इस क्वेश्चन को हम आपको 4 अप्रोच से बताएंगे। आप लोगों को उन अप्रोच को समझना है, किसी एक ही अप्रोच को उठाना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपके लिए आसान हो।
मेरा काम है समझाना। इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर आगे वाले क्वेश्चंस में एक ही अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। 4 अप्रोच में से पहली अप्रोच को देखते हैं। पहली अप्रोच में हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 को उठा रहे हैं। ठीक, क्या है भाई, x + y = 14। अब यहाँ पर भी हमें सेलेक्ट करना है कि हम x को y में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि x को y पर डिपेंडेंट बनाएंगे या y को x पर डिपेंडेंट बनाएंगे। ठीक, वहाँ से भी 2 अप्रोच आ जाएंगी। हमने सोचा है यहाँ पे कि हम x को डिपेंडेंट बनाएंगे y पे, तो हमें क्या करना होगा, देखिए समझिए बात को। x = 14 - y, यहाँ पर आपकी एक x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब सर दूसरी वाली जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 2, कलर चेंज कर देते हैं, ये लीजिए, ये जो दूसरी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए हम लोग बार बार ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे जिससे कोई भी मिस्टेक ना हो। बार बार ब्रैकेट्स आपको भी यूज़ करना है, जहाँ पर मैक्सिमम ब्रैकेट्स का यूज़ हो वहाँ पर ब्रैकेट्स को यूज़ करने में कोई कंजूसी ना करिएगा। ठीक, यहाँ पर x की वैल्यू चिपकाते हैं, 14 - y = 4। अब ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है ये y की शक्ल में कन्वर्ट हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर हो गई। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे या नहीं? हाँ सर बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे करेंगे देखिए फिर, 14 - y - y = 4, -y ऐड हो जाएंगे तो 14 - 2y = 4। अब सारे वेरिएबल एक तरफ, सारे नंबर्स एक तरफ, तो हमें क्या करना होगा सर, हमें 4 को लेफ्ट में ले आना होगा और 2y को राइट में। अब आप लोग कहेंगे सर आप 4 को ही लेफ्ट में क्यों ले गए, आप 14 को भी तो राइट में ले जा सकते थे। हमने कहा हाँ भाई ले तो जा सकते थे, बट हमें एक चीज़ दिख गई। क्या दिख गई? ये जो 2y है ना, इसका साइन दिख गया, इसका साइन था नेगेटिव। अब इस नेगेटिव साइन को अगर हम रखे रहते यहीं पे तो मेरा एक स्टेप बढ़ता इस नेगेटिव साइन को आखिरी में हटाने के लिए। अब क्योंकि इसको हमें पॉजिटिव बनाना था और कैलकुलेशन को आसान करना था, इसी वजह से हम 4 को लेफ्ट में लेकर आए और 2y को राइट में ले गए, जिससे वो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर आया 10 = 2y, तो y की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो 10/2 वैल्यू आ जाएगी 5। कैसे आई पता है ना, 2 1 2, बोलो 2 1 2, 2 5 10, इस तरह से y आ गया 5। अब ये जो y की वैल्यू 5 आई, इसको क्या करना है, इसको इस x वाली इक्वेशन में चिपका देना है। देखिए सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोगों को यही बात समझनी है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करा। कैसे करा? यहाँ से x की वैल्यू को चिपका दिया। अब दोबारा हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे? इस वाली इक्वेशन को उठाएंगे, x = 14 - y, y की जगह पर हमें क्या चिपकाना है सर, y की जगह पर आपको 5 चिपकाना है। 5 जब चिपकाएंगे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, इस तरह से x 9 और y 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 जगह सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक बार x = 14 - y में सब्स्टिट्यूट करा, एक बार यहाँ पर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करा। तो ये एक अप्रोच हो गई। दूसरी अप्रोच में हमें क्या करना है देखिएगा, यहीं पर समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5 आई है। अप्रोच समझते हैं बदल कैसे रही है। देखिए ये सेकेंड अप्रोच, यहाँ पर हमें क्या करना है, इससे पहले वाली अप्रोच में हमने x को y पर डिपेंडेंट बनाया था, अब हम लोग y को x पर डिपेंडेंट बना दें। कुछ अलग नहीं है, बस कहने का फेर है। ठीक है, यहाँ पे आपकी y की वैल्यू आ गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। अब हमने क्या करा, अब सर इक्वेशन नंबर 2 को उठाइए, यहाँ पर y को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए हमने बार बार बोला, क्या बोला, ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करा। x माइनस, अब देखिए ज़रूरत पड़ेगी, y की वैल्यू क्या है, 14 - x = 4। इससे क्या फ़ायदा हुआ ब्रैकेट से पता है? ब्रैकेट से फ़ायदा ये हुआ कि जो इस स्टेप पर माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर आ रहा है ना, ये ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स के साइन को चेंज कर देगा। इसीलिए बोला ज़्यादा से ज़्यादा ब्रैकेट्स को यूज़ करिए। x - 14 + x = 4। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बताइए, यहाँ पे x और x ऐड होकर 2x - 14 = 4। अब इस बार किसको चेंज किया जाए, इस बार सर 14 को राइट में ले जाइए, 2x तो पॉजिटिव है ही है, बहुत बढ़िया भाई। तो 2x = 4 + 14, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 18, x की वैल्यू आ जाएगी 18/2 विच इज़ 9। x आ गया 9।
अब आपको क्या करना है सर, वही सब्स्टिट्यूशन करना है। कहाँ पर, ये देखिए इक्वेशन नंबर 3 में करना है। ठीक है भाई, कर देते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू 14 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू कहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे सर, आप इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए। इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू को उठाइए इक्वेशन नंबर 3 में। कहाँ से, 4 से उठाइए 3 में रख दीजिए। बहुत बढ़िया। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस 9, y इज इक्वल टू कितना, 5। यही आंसर आ रहा था पहले भी। बहुत बढ़िया, ये हो गई आपकी सेकंड अप्रोच। थर्ड अप्रोच में क्या करना है समझ लेते हैं, एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। थर्ड अप्रोच और फोर्थ अप्रोच को हम कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग अब तक समझ चुके होंगे। फर्स्ट और सेकंड में हमने इक्वेशन नंबर 1 को उठाया था, अब हम थर्ड में इक्वेशन नंबर 2 को उठाएंगे और फोर्थ में भी इक्वेशन नंबर 2 को उठाएंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम x को y पर डिपेंडेंट बना सकते हैं, तो 4 प्लस वाई आ जाएगी वैल्यू। और फोर्थ अप्रोच में हम लोग y को x पर डिपेंडेंट बना सकते हैं। कैसे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, आप 4 को लेफ्ट में ले आइए, y को राइट में ले जाइए, x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस का y आ जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे वेरिएबल को चेंज करने पर मेरी इक्वेशन चेंज हो रही है। अब इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ किया था अभी तक, तो हमें जो वैल्यू को पुट करना है वो दूसरी इक्वेशन में, यानी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यहाँ पर भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है ना। अब वैल्यू चिपका देते हैं, x की वैल्यू है 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ से देखिए y की वैल्यू को चिपका देते हैं, तो x प्लस वाई कितना है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 14। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इन इक्वेशंस को अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में 4 अप्रोच को देखा। देखिए इसके हम मेन पॉइंट को समझते हैं। 4 अप्रोच ये हैं थोड़ी ना, ये तो सिर्फ अपने समझने का फेर है। 4 अप्रोच में किया क्या गया, देखिए 2 इक्वेशंस थी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एक बार हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 को टारगेट करा, एक बार हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 को टारगेट करा। अब दोनों ही इक्वेशंस में 2 वेरिएबल थे, x और y, है ना, x और y 2 वेरिएबल थे दोनों इक्वेशंस में। उसी तरह से यहाँ पर भी 2 वेरिएबल थे। तो हर इक्वेशन में हम लोगों ने अलग अलग वेरिएबल को टारगेट करा। पहली बार हमने x को y पर डिपेंडेंट बनाया, दूसरी बार में हम लोगों ने y को, किसको, y को x पर डिपेंडेंट बनाया। उसी तरह से जब हमने सेकेंड इक्वेशन को टारगेट करा वहाँ पर भी यही काम करा। पहले हम लोगों ने x को y पर डिपेंडेंट बनाया, फिर हम लोगों ने y को x पर डिपेंडेंट बनाया, तो बन गई 4 अप्रोच, है ना। खाली खेल है नंबर्स का और कुछ नहीं है, खाली कहने की बातें हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब किसी एक इक्वेशन को पकड़िए, वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, फिर उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में चिपका दीजिए, वहाँ से वो वेरिएबल आ जाएगा, फिर दूसरा वेरिएबल भी फाइंड कर लेंगे। सारी बातें समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़िए इसको क्या लिखा है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये 2 इक्वेशंस हो गई। कौन सी इक्वेशन सबसे आसान लग रही है पहले तो ये देखना है। सबसे पहले हमें देखना है कौन सी इक्वेशन आसान है। हमें इक्वेशन नंबर 1 आसान लग रही है, तो अब क्या करें, यहाँ पे हम x को t पर डिपेंडेंट बनाएंगे क्योंकि t माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? बहुत बढ़िया भाई, ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू को उठाना है, किसकी, s की वैल्यू को, किसकी वैल्यू को, s की वैल्यू को, और कहाँ चिपकाना है, इक्वेशन नंबर 2 में चिपकाना है। बहुत बढ़िया भाई, तो इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू को चिपकाते हैं। कैसे भाई, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। आप लोग क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। बात समझ में आ रही है, लैंग्वेज समझ में आ रही है? ठीक है भाई, क्या लिखेंगे, 3 प्लस टी ब्रैकेट लगा देंगे अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब सभी को पता है क्या करना है, 3 और 2 का एलसीएम लेना होगा। क्या आएगा, 6 आएगा। बहुत बढ़िया भाई, तो 6 एलसीएम हो गया। अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। 2 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। जिसको ये बात ना पता हो, देखो आसानी से समझ लो, इस 3 को 6 बना लो, 2 को 6 बना लो। कैसे, 3 टू द 6, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 3 द 6, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। बच्चों वाला समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर आ गया 6 एलसीएम। जब यहाँ पे 6 एलसीएम आ गया तो ऊपर क्या बचा, 2 3 प्लस टी प्लस
3t इज इक्वल टू कितना 6। बहुत बढ़िया भाई। अब इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 इंटू 3, बोलो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6, प्लस 2 इंटू टी यानी 2t प्लस 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। अब 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हो सकता है। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है सर? सेम शक्लों को यानी सेम वेरिएबल्स जो हैं उनको आप ऐड कर लीजिए। तो 6 प्लस 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 1। आपको समझाने के लिए 1 लिखा है, आप लिखिए या ना लिखिए आपकी मर्जी है। अब क्या करें सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। कैसे? 6 को उधर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है भाई। तो 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 जो कि बन जाएगा कितना सर? 36 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर? आप 6 को दूसरी साइड ले जाइए यानी माइनस में। चलो ले जाओ फिर। तो बचेगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 जो बन जाएगा 30। अब क्या करें सर? अब t की वैल्यू निकालिए और क्या करिएगा? तो 5t इज इक्वल टू 30, तो t की वैल्यू 30 अपॉन 5। अब 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, t की वैल्यू आ गई 6। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहे हैं। ये स्टैंडर्ड वैसे आपका होना नहीं चाहिए, कुछ बच्चे तो बोर भी हो रहे होंगे। तो t की वैल्यू आ गई 6। कौन सी इक्वेशन चल रही है मेरी? थोड़ा ऊपर चलते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो देखा हमने ये इक्वेशन नंबर 3 थी। 3 में देखिए ध्यान से, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी है। ध्यान रखिएगा ये बात। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब हमने देखा इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या वैल्यू थी एक बार ध्यान से फिर से देख लेते हैं। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, इसको लिख लेते हैं। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, और ये t की वैल्यू को यहाँ चिपका देते हैं। चिपकाना मतलब सब्सटीट्यूशन, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सब्सटीट्यूशन मेथड। बहुत बढ़िया। चलिए भाई वैल्यू बताइए। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू 6। बहुत बढ़िया। तो s आ गया 9। यहाँ से दोनों ही वेरिएबल्स मेरे आ चुके हैं और वो क्या आ रहे हैं? s की वैल्यू आ रही है 9, t की वैल्यू आ रही है 6। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए भाई थर्ड पार्ट को देखते हैं। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आप लोग 3 कॉमन लीजिए या ना लीजिए वो आपकी मर्जी है। ठीक, आपको ये चीज़ें सोचना आना चाहिए, बस इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें मिलेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, जो कि इक्वेशन नंबर 1 ही है। बात समझ में आई या नहीं आई? पिछली वीडियोस में इन पर बहुत डिटेल में बात करी गई है। तो ये बताइए कि ये किस तरह की इक्वेशंस हैं? ये सेम इक्वेशंस हैं या हम कहें ये ओवरलैप करेंगी? और अगर ये ओवरलैप करेंगी तो इनके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे, और अगर इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो x की कोई एक वैल्यू और y की कोई एक वैल्यू यानी कि यूनिक वैल्यू कैसे फाइंड कर पाएंगे? क्या हम लोग यूनिक वैल्यू फाइंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे कंक्लूजन निकालेंगे, ये बात समझिए। समझ में आ रही है बात? चलिए देखिए ध्यान से देखिए। पहली इक्वेशन को पकड़ते हैं, पहली इक्वेशन को पकड़ते हैं और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि y अकेला दिख रहा है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखिए समझिए बात को। y गया राइट में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 3 आएगा लेफ्ट में तो ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसको इक्वेशन नंबर हमने ले ली 3। अब क्या करें? y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या लिखेंगे? ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा? 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब देखिए हमने बोला है ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, तो ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया भाई। अब ब्रैकेट का यूज़ करा है तो वैल्यू चिपकानी पड़ेगी। 9x माइनस 3, y की वैल्यू क्या निकाली है? 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। 9x माइनस 3 इंटू 3x यानी 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? सर हमें दिख रहा है कि ये 9x और 9x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, काट दिया भाई। फिर हमने देखा कि 9 इज इक्वल टू 9 बच रहा है, यानी जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ना,
ये ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट। अब आप लोग का एक होमवर्क है, आप लोग अपनी बुक को खोलिएगा और बुक को डिटेल में पढ़िएगा, फिर उस पेज नंबर को कमेंट करिएगा जहां पर ये वाला पॉइंट लिखा है कि अगर स्टेटमेंट ट्रू होता है उस केस में x और y की कितनी वैल्यूज? इन्फिनाइट वैल्यूज पॉसिबल हैं। इन्फिनाइट वैल्यूज, इन्फिनाइट वैल्यूज का मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, इनका कोई यूनिक आंसर नहीं होगा। उसी में एक दूसरा केस भी लिखा है, ये बात आपको पढ़नी है, बुक खोल के पढ़नी है। बुक पढ़ने के लिए होती है, चाहे वो मैथ की हो चाहे वो किसी और सब्जेक्ट की हो, ठीक। उसी में एक पॉइंट और लिखा है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू ना आए, यानी ये जो 9 है, ये 9 = 9 ना आके कोई और नंबर होता, उस केस में कितने सॉल्यूशंस होंगे, ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और नेक्स्ट पार्ट में क्या है, थोड़ा सा इसको पॉइंट बनाया है, कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करी है, इसको हम लोग आसान कर देते हैं। कैसे आसान करेंगे? पूरी इक्वेशन को ना देखो, पहले ध्यान समझो। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर डेसिमल आ रहा है, क्या आ रहा है? डेसिमल आ रहा है। और ये भी देखा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। सब लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे सर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, यानी कि डेसिमल को हमें एक डिजिट मूव करना है। अब अगर डेसिमल को एक डिजिट राइट में मूव करना है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? समझ गए? सर हम इस इक्वेशन को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा जो क्वेश्चन है ना वो आसान हो जाएगा। हमने वाह यार बहुत बढ़िया, तुम लोग तो दिमाग लगा दिए। तो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें इतना सोचना क्या है। जब हम पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? समझिए बात को, हमको मिलेगा 2x। 2x क्यों? क्योंकि 0.2 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बन जाएगा। उसी तरह से सभी कोफिशिएंट्स चेंज हो जाएंगे। क्या आएगा भाई? 2x + 3y = 13। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। और दूसरे वाले केस में क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 4x। क्या मिलेगा बेटा? 4x + 5y = 23। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। देखिए बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड हमने आपको पहले वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में समझाया, बहुत डिटेल में समझाया। यहाँ पर हम थोड़ा सा किसका इस्तेमाल करेंगे? दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। कर लें? देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 2। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 4। क्या हम लोग सीधे 2x को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? कैसे? समझिए बात को। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसको 2 × 2x ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? आप सब लोग बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। 2 × 2x लिखने के बाद आगे क्या बचेगा? 5y = 23। अब ये पूरी की पूरी 2x की वैल्यू क्या इक्वेशन नंबर 1 से उठाकर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? आप लोग कहेंगे हाँ सर बात तो आपकी सही है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो कर लेते हैं फिर। देखो 2x = 13 - 3y, ये वैल्यू आएगी या नहीं? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? तो इसको इक्वेशन नंबर हमने ले लिया 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 से इस इक्वेशन नंबर 2, ये 2 का ट्रांसफॉर्म फॉर्म है ना, ये देखिए आपको, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 को ट्रांसफॉर्म करा। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हम 2x की वैल्यू को चिपका दें। अल्टीमेटली हमें करना तो सब्स्टिट्यूशन ही है ना। क्यों? क्योंकि पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत बढ़िया। यहाँ पर 2x की वैल्यू पूरी चिपकाएंगे। 13 - 3y + 5y = 23। पता है ऐसा क्यों करा? 2x की वैल्यू अगर ना चिपकाते तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली, क्या आती? 13 - 3y / 2। अब ये वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड होती कि नहीं होती? फिर हमें फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ता। तो उससे बचने के लिए हमने ये काम किया। ठीक, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चलो भाई आगे सॉल्व कर लेते हैं। 13 × 2 26 - 6y + 5y = 23। सही कैलकुलेशन कर रहे हैं, चेक करते रहना भैया। ठीक, चलो 23 को इधर ले आए। सही है? देखो 26 - 23 और इनको सॉल्व करके बताओ क्या बचेगा। यहाँ बचेगा माइनस का y, माइनस का जो y बचेगा उसको अगर हम लोग राइट में ले जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस का y। इतनी कैलकुलेशन समझ रहे होगे कि नहीं? हाँ सर समझ रहे हैं, बहुत बच्चों वाली कैलकुलेशन है। तो y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई 3। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है सर? आप इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए, फिर आप लिख दीजिए कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन
बोलो जल्दी बोलो, इन इक्वेशन 3। बहुत बढ़िया। और जब इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, हमको मिलेगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। क्या है भाई, 13 माइनस 3y, और y की वैल्यू 3 निकाली है तो 3 इंटू 3 ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। अब सर आप ऐसा करिए, गायब हो जाइए, दिख नहीं रहा है। ठीक है भाई, हो जाते हैं, गुस्सा हो नहीं। अब बताओ 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू क्या बचेगा सर, यहाँ पे बचेगा 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 यानी कि 2। तो x कितना आ गया सर, x आ गया 2। बहुत बढ़िया, कहाँ लिख दें, जगह दिख रही है, x आ गया 2, यहाँ पर लिख देते हैं, x आ गया 2 और y आ गया 3। यही आंसर है कि नहीं? किताब में भैया चेक कर लो, यही आंसर है कि नहीं। आंसर यही आ रहा हो तो भाई मुस्कुराओ, और ना आ रहा हो तो भैया कमेंट करके बताओ, दोबारा सॉल्व किया जाए। ठीक, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिफ्थ पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट में आ गया है रूट, जिसकी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बात करी थी कि भाई ऐसे कोऑर्डिनेट्स आ गए तो क्या होगा। बट यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें ना तो हमें एक चीज़ दिखती है। क्या दिख रही है भाई, दोनों के ही राइट साइड में 0 आ रहा है। समझ रहे हो बात को? अब ये 0 का क्या खेल है, इस क्वेश्चन के आखिरी में मालूम पड़ेगा। सबसे पहले क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें, इसको इक्वेशन नंबर ले लिया हमने 2। किसी भी एक इक्वेशन को पकड़िए, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, फिर उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, यही वैल्यू आएगी या नहीं? हाँ सर यही आएगी। अब चाहे x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x की वैल्यू क्या आ रही है बता दो भाई, तो माइनस का √3/√2 और ये मल्टीप्लाई में आ गया y। ये वैल्यू को हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 3, यानी इस इक्वेशन को ले लिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है सर, x की वैल्यू को चिपकाना है। कहाँ चिपकाना है? इक्वेशन नंबर 2 में चिपकाना है। क्यों चिपकाना है सर? क्योंकि आपने इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू को निकाला है, तो दूसरी वाली इक्वेशन में ही आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये बात समझ गए तो खेल खत्म सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, देखो भाई √3 x की वैल्यू रखने से पहले क्या लगाएंगे? बहुत बढ़िया, ब्रैकेट लगाएंगे। अब x को चिपका दो, क्या है, माइनस √3/√2, यहाँ पर y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब देखो समझना बात को यार, तुम इसको चाहे सॉल्व करो और चाहे ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों नहीं पड़ता अभी देखना। चलो हम पहले सॉल्व कर देते हैं फिर आगे बताएंगे। यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 3/√2 y माइनस √8। समझ रहे हो, √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर बात तो समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? नीचे कुछ नहीं है तो 1, बहुत बढ़िया। अब इस 1 को क्या बनाना है, √2, क्योंकि √2 एलसीएम है। अब √2 अगर बनाना है तो ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो। बेसिक बच्चों वाले मेथड से बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए समझिए, माइनस का 3/√2y माइनस √8 इंटू √2 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो √8 इंटू √2 मल्टीप्लाई करेंगे, √16 आएगा। √16 की वैल्यू होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 4/√2 और ये y इज इक्वल टू 0। जो समझदार बच्चे होंगे उनको पता चल गया होगा कि सर ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, 2 मिनट का आंसर था, इतना लंबा बना रहे हैं। वहाँ पर भी आएंगे, अभी परेशान ना हो। देखो √2 हो गया एलसीएम, ले लिया भाई √2 एलसीएम। ऊपर क्या मिलेगा, माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस का 7y अपॉन √2। चलो इसको नीचे लिख लेते हैं, क्या मिलेगा हमको, हमें मिलेगा माइनस का 7y अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात? अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर y को करेंगे अकेला, और y को अकेला करने के लिए हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y की वैल्यू आएगी 0 इंटू √2 अपॉन 1 इंटू -7। कुछ ऐसा ही आएगा, बच्चे ऐसा ही करते हैं। और जब हमने देखा कि ये पूरा नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो y कितना हो जाएगा सर, y भी 0 हो जाएगा। अब जो समझदार बच्चे हैं वो लोग सुने ध्यान से, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने ये किया क्यों? देखो इस स्टेप को पकड़ लो, बस ये वाले स्टेप से काम हो जाएगा अपना। कैसे? देखना समझना बात को ध्यान से।
हमने कहा यहाँ पे काम हो जाएगा, तो क्यों कहा? देखो y और y को ले लो कॉमन, क्या ले लो? कॉमन। जब हमने y को लिया कॉमन तो हमें मिला क्या अंदर? माइनस का 3/√2 माइनस का √8 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात या नहीं? अब कोई दो लोग अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप सभी को पता है अगर दो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये अलग अलग जीरो के बराबर हो सकते हैं। याद है कि नहीं याद है? उसी तरह से यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो भाई ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ना, ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकती। क्या ये जीरो हो सकती है? ये जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? √8 की वैल्यू 2√2 होती है, ये दोनों बराबर होते तब भी ऐड हो जाते, माइनस माइनस एडिशन होता है, जीरो कभी नहीं होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि y को ही जीरो होना पड़ेगा। एक मेथड तो ये हुआ, एक अप्रोच ये हुई कि भाई दो वेरिएबल्स या दो लोग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई एक नंबर जीरो हो ही नहीं सकता, तो दूसरे को मजबूरी में जीरो होना ही पड़ेगा, कंपल्शन है ये। अब ये बात भी अगर समझ में नहीं आ रही है तो दूसरी बात समझ लो भैया। अब हम क्या करें, मेरी आदत ही खराब है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की। यहाँ पर जो y के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसका साइड चेंज करेंगे या इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ सर बिल्कुल जाएगा। बच्चों के मेथड से समझे, जिसको बैलेंसिंग मेथड बोलते हैं, तो दोनों साइड ना सेम नंबर से डिवाइड कर दो। लो, अब इससे आसान तरीके से नहीं समझा पाएंगे। जिसको अभी भी समझ में ना पाए भैया बेसिक मजबूत करो अपना, ठीक है? ये हो गया आपका बैलेंसिंग मेथड से, जो आप लेफ्ट में करेंगे वही आप राइट में करेंगे, ठीक है भाई? तो ये दोनों ने तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और इधर आ गया 0 ये पूरा नंबर। समझ में आ रही है बात? और जीरो के नीचे कुछ भी लिखा है यानी कि ये पूरा नंबर जीरो ही है, ये बात तो पता ही होगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y आ गया 0। समझ में आई बात? तो इस तरह से भी हमने देखा कि y 0 आ गया। तो y की वैल्यू 0 तीन अप्रोच से बताई हमने। आप लोग एक्सप्लेनेशन को फिर से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये सारी बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आगे हमेशा काम आएंगी। अब देखिए y आ गया 0, क्या करना है? x में चिपकाना है। भाई देखो, अगर x में चिपकाना है तो कितना टाइम लगेगा बताओ? यहाँ पर x की वैल्यू -√3/√2 इंटू y क्या है? 0। और जब हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? x भी 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि y भी 0 है और x भी 0 है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी 0 ही आ जाएगा। x = 0, y = 0, यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। समझ में आ गई बात? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सिक्स्थ पार्ट, देखो इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। किसी एक इक्वेशन को पकड़ लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमें आसान लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि इसमें y माइनस में आ रहा है, ठीक है? तो हम लिखेंगे 3x/2 इज इक्वल टू, y उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5y/3 -2। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे जिससे मेरा सब्सटीट्यूशन आसान हो जाए। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 के नीचे हम 1 अज्यूम कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? अब आप लोग जिनको आसानी से फ्रैक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है वो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड अगर करें तो हमें क्या मिलेगा? हमको मिलेगा, समझ रहे हो ना? बिल्कुल बच्चों वाला मेथड है ये। जो लोगों को ये मेथड अच्छा नहीं लगता है, बार बार बोल रहे हैं, डायरेक्ट करिए। डायरेक्ट कैसे करेंगे? 3 LCM लिया, 5y - 6, खत्म। इतना ही करना है बस, ठीक है? चलो देखते हैं। 3x/2 इज इक्वल टू 5y/3 - 6/3। अब यहाँ दोनों ही डिनोमिनेटर 3 बन चुके हैं तो हम 3 को ले लेंगे एक साथ एलसीएम की तरह। 5y - 6, देखिए वहाँ से भी वही वैल्यू आएगी। अब क्या करें सर? 3x/2 इज इक्वल टू 5y - 6/3 में सर आप करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। उससे क्या होगा? उससे सर x जो है वो y पर डिपेंडेंट बन जाएगा। चलो भाई कर लेते हैं फिर, ठीक? यहाँ पर हमें लगाया ब्रैकेट, बार बार ब्रैकेट का यूज़ करना है। x की वैल्यू क्या आएगी? देखिए 2 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने का मतलब डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बैलेंसिंग से समझना है इसी बात को। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? पूरी इक्वेशन में 2/3 से क्या कर सकते हैं? 2/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम बात आएगी, ठीक? चलिए देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? x को अकेला करने जा रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 2, 5y - 6/3 इंटू 3, सही है? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ब्रैकेट्स को ओपन कर लें,
5 इंटू 2 यानी 10y माइनस 12/9। ये वैल्यू बहुत ध्यान से रखिएगा, कहाँ ये 9 लिखा है, ठीक, जी ना समझिएगा आप लोग, ये 9 लिखा है, ठीक। इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करें सर, अब इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में चिपका दीजिए। कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 2 में। चलो भाई चिपका देते हैं। देखिए समझिए बात को, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/3x प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अल्टीमेटली 1/3 मल्टीप्लाई तो हो रहा है x में। जिसको ये बात समझ में ना आ रही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहाँ पे पूछ लेना, ठीक है। चलो 1/3 x की वैल्यू बताइए, 10y माइनस 12/9 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। सही करना है, बताते रहना भाई। ब्रैकेट्स ओपन करें अगर तो हमें मिलेगा 10y माइनस 12/9 3 27 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब डायरेक्ट सॉल्व करें, बहुत हो गया बच्चों वाला मेथड, है कि नहीं। चलो भाई यहाँ पर क्या करेंगे सर, 27 और 2 का लेंगे एलसीएम, क्या मिलेगा सर 54। क्यों भाई, निकाल के देख लेना। अब 54 को 27 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 2। 2 को ऊपर न्यूमरेटर में कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए 54 को 2 से डिवाइड करेंगे, मिलेगा 27, 27 y में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 13/6। जिसको ये समझ में ना आया हो, मेरा पुराना वाला मेथड क्या, डिनोमिनेटर को सेम करके उस तरह से सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे लिख लेते हैं। आगे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 इंटू 10 20y माइनस, आप लोग बोलते जाइएगा हम लिख रहे हैं, ठीक है, 24 प्लस 27y अपॉन 54 इज इक्वल टू 13/6, ठीक। अब एक जैसी शक्लों को एक पास ले आते हैं। मतलब भैया ये क्या बोल दिया सर आपने, देखो 2y और 27y, यहाँ पर दोनों में y आ रहा है, सेम शक्लें हैं कि नहीं हैं, हाँ सर हैं। तो 20y और 27y ऐड होगा तो भैया क्या मिलेगा, बच्चे को पता है 47 मिलेगा। 47y माइनस 24 अपॉन 54 इज इक्वल टू 13/6। अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन डायरेक्ट करेंगे, समझ में आ रही बात, क्योंकि जगह और समय दोनों की कमी है। 6 1 जा 6, 6 9 जा बोलो, 6 9 जा होता है 54। बहुत बढ़िया। अब ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। अरे नहीं समझ आ रहा क्या, देखो अच्छा नहीं समझ आ रहा तो भैया बता दिया करो। देखो 54 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा ऊपर, कैसे भैया, देखो 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 13/6 इंटू 54। अब तो सॉल्व कर लोगे, अभी भी नहीं कर पाओगे। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 117 मिलेगा। कैलकुलेशन आती है टेबल 13 का, भैया आप याद कर लो, उम्र हो चुकी है अब 13 का टेबल तो याद होना चाहिए, ठीक। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या मिलेगा, 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 117। 24 को उधर फेंको, पॉजिटिव साइन के साथ जाएगा। 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24। 24 को ऐड करेंगे 117 में क्या आएगा, जल्दी जल्दी बोलो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ कैलकुलेशन की। 7 प्लस 4 11 का 1 कैरी 1, यहाँ पर आएगा 4, क्यों 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, यहाँ पर आएगा 1। अब y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 141/47। अब तुम लोग कहोगे सर ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, ये तो आपने गलत कर दिया। भैया यूनिट डिजिट पकड़ो, समझो कैलकुलेशन, यहाँ पर कैलकुलेशन समझो बहुत ध्यान से, तभी प्रकट हुए हैं हम। देखो यूनिट डिजिट पकड़ो, यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है, ठीक, ये वाला कलर लेते हैं, ये अच्छा है। यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पर है 7। अब 7 1, समझा बात को, 7 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 बने, तो 7 का टेबल पढ़ो, 7 का 1 7, 7 2 14, 21 28 35, इस तरह से पढ़ो तो हमें मिलेगा। सर जब हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है, यूनिट डिजिट 1 आती है। क्या कोई और नंबर है, बताओ सोच के। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 6 से 42, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जल्दी बोलो 49, 8 से, इस तरह से देखना तुम लोग क्या आएगा क्या नहीं आएगा। यहाँ पर 3 एक ऐसा नंबर है जहाँ पर यूनिट डिजिट मिल रही है। अब यहाँ से हमें मिला हिंट कि 3 वो नंबर हो सकता है, तो भैया 47 को तुरंत 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, मालूम पड़ जाएगा। 7 3 जा 21 कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, देखो मिल गया सेम नंबर। यही सीखना है, समझ में आ रही बात, यही कैलकुलेशन सीखनी है। जब तक ये सब नहीं सीखोगे तो ऐसे ही भटकते रहोगे, ठीक है। 47 मतलब 47, 47 3 जा 141, तो y की वैल्यू क्या आ गई
y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू किस में चिपकानी है यार, इक्वेशन का नंबर तो याद नहीं, देख लेते हैं। y की वैल्यू चिपकाएंगे इक्वेशन नंबर 3 में। क्या है सब लोग याद रखेंगे, इसको वहां पर लिखना पड़ेगा 10y माइनस 12/9। समझ रहे हो बात को, 10y माइनस 12/9 सही लिखा है कि नहीं? हाँ सर सही लिखा है। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 3 है, चिपका देते हैं। x इज इक्वल टू 10 इंटू 3 माइनस 12/9। सॉल्व करो भाई, 10 इंटू 3 आ जाएगा 30, 30 माइनस 12/9, 30 में से 12 सब्सट्रैक्ट करेंगे 18 बचेगा, तो 18/9। अब ये तो दिख गया होगा सबको, 9 1 9, 9 2 18, x की वैल्यू आ गई 2, यानी y है 3, x है 2। बहुत बढ़िया, x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3, यही रिक्वायर्ड आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कर दो और शेयर भी कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं ना वो मुस्कुरा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि अक्सर हम एक बात बोलते हैं, एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कैसे बनता है? दो या दो से ज़्यादा आसान क्वेश्चंस को मिला के, वही यहाँ पर किया गया है। पहले आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है, जो अभी तक हम लोग करते चले आए, यानी एक आसान क्वेश्चन। फिर यहाँ पर उसको फिर से सब्स्टिट्यूट करना है, यानी एक और आसान क्वेश्चन। दो आसान क्वेश्चन को मर्ज करा, बन गया एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं। फिर क्या करना है एक बार फिर से समझेंगे। m की वैल्यू आखिरी में निकालनी है, कब? इस इक्वेशन का यूज़ करके, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 का यूज़ करके। y इज इक्वल टू mx प्लस 3 सॉल्व कैसे होगा? y और x को सब्स्टिट्यूट करके। और y और x सब्स्टिट्यूट कैसे होगा? जब इनकी वैल्यूज़ पता होंगी। और इनकी वैल्यूज़ कैसे पता चलेंगी? तो यहाँ से पता चलेंगी। समझ आ गई बात? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है। 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन नंबर 3 में चिपका देंगे, मेरा काम हो जाएगा। ठीक, चलो ध्यान से देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। क्या फिर से अलग अलग लिखें? चलो लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और यहाँ पर है आपका 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। जो बच्चे बहुत ध्यान से अभी तक वीडियो देखते चले आए हैं, वो लोग अब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे, सर देखिए 2x दिख रहा है। हाँ भैया, तो इससे क्या होगा? सर आप 2x की डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वाह क्या बात है, करते हैं फिर। 2x कौन सी इक्वेशन आसान, 1 या 2? सर 1 वाली में y माइनस में आएगा, 2 वाली में y प्लस में आएगा, लेकिन उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। आप जो सी इक्वेशन लेना चाहें ले लीजिए। हम ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, जो मर्जी आपकी वो आप लोग ले लीजिए। 2x इज इक्वल टू 4y हो जाएगा प्लस के साइन के साथ माइनस 24। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब क्या करें? सर इसको इक्वेशन नंबर 3 अज्यूम करिए। 3 नहीं, इक्वेशन नंबर 4 अज्यूम करिए। क्यों? क्योंकि 3 तो इसको ले लिया है ना। ठीक है भाई, अब इस इक्वेशन नंबर 4 से 1 में सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। तो 2x की वैल्यू क्या है? 2x की वैल्यू है 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यही वैल्यू है कि नहीं? हाँ सर यही है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 24 को भेजेंगे राइट साइड में, सही है? 24 को भेजेंगे राइट साइड में तो ये बन जाएगा प्लस में 3 प्लस 4y, यानी ये बन जाएगा 7y इज इक्वल टू 11 प्लस, ये 11 प्लस 24, 11 प्लस 24 करेंगे क्या मिलेगा? सर 35 मिलेगा। y की वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू 35/7, यानी 7 1 7, 7 5 35, y आ गया 5। बहुत बढ़िया, y कितना आ गया? सर y आ गया 5। अब क्या करें? सर अब इक्वेशन नंबर 4 में, कौन सी इक्वेशन? सर इक्वेशन नंबर 4 में चिपका दीजिए। ठीक है, ये कलर दिख रहा है ना ग्रे वाला। इक्वेशन नंबर 4 में क्या चिपकाएंगे? सर y की वैल्यू। ठीक है भाई, करते हैं। 2x इज इक्वल टू 4, देखो ब्रैकेट लगा दिया जिससे समझ में आए चीज़ें। y की वैल्यू 5 माइनस 24। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x, कलर देखिएगा, कलर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये एक लाइन बना दे रहे हैं, कलर ध्यान से फॉलो करिएगा। कौन सा कलर चल रहा है? ब्लू। ब्लू है, पर्पल, जो भी है समझ लेना। 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 5 करेंगे 20 आएगा। 20 आएगा पक्का?
4 इंटू 5 करेंगे 20 आएगा, माइनस 24 आएगा। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -4 आएगा, 2x इज इक्वल टू -4 आएगा। क्यों? क्योंकि 24 नेगेटिव का वो नंबर बड़ा है, इसलिए -4 आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी? -4/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2 2 2 4, तो x की वैल्यू आएगी -2। ये बात तो पता होगी। तो x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5। x और y निकालना था और क्या करना था? y इज इक्वल टू mx+3 में सब्सिट्यूट करना था। तो x और y आ चुका है। अब इक्वेशन नंबर 3 को उठा लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3 वी विल गेट, या क्या लिख सकते हैं? ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3 वी विल गेट। इक्वेशन 3 थी क्या? y इज इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते हैं, mx+3, यही है। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू -2 है, +3। अब आगे बताइए सर, 3 को लेफ्ट में ले जाइए, 5 - 3 इज इक्वल टू -2m, या m और -2, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 5 - 3 करेंगे 2 आएगा, m और यहाँ -2, ये -2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हिडन होता है, इतना तो पता ही होगा। तो m की वैल्यू क्या आ रही है? 2/-2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर? -1 आएगा। अब जिन बच्चों को डायरेक्ट आंसर नहीं पता, हम लोग क्या करते हैं, सीधे यहाँ पर क्या करेंगे, 2 1 2 2 1 2, वैल्यू आएगी -1। इसका बेसिक जिसको जानना है देख लो भैया, कुछ बच्चे होते हैं क्यूरियोसिटी वाले, क्या करेंगे? -1 से ऊपर मल्टीप्लाई, -1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा सर? ये ऊपर वाला न्यूमरेटर माइनस का बन जाएगा और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, हम हटे क्या, लो ये आ गया 2, अब कैंसिल आउट कर दो, 2 1 2 2 1 2, -1 आएगा या नहीं? हाँ सर आएगा। उसी तरह से m की वैल्यू यहाँ पर -1 आ गई। तो तीनों वेरिएबल्स निकल आया नहीं? मुस्कुरा तो दो। अब x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5, m की वैल्यू -1। अब तो मुस्कुरा दो भैया, आंसर तो सारे आ गए। क्या करें, कलर कर दें? ये लो भैया, कलर भी कर दिया। यही हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। x की वैल्यू -2, y 5, m है -1। अब सही है? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेटमेंट पढ़ेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब इस बार इक्वेशंस आपको बनानी है। अभी तक आपको इक्वेशंस बनी बनाई मिल रही थी। फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुत ध्यान से। देखो यहाँ पर ना 2 इक्वेशंस बनेंगी, तो यहाँ पर 2 कंडीशंस तो दी ही होंगी, तो हम लोग इसको कंडीशन वाइज पढ़ेंगे। मतलब जो भी कंडीशन होगी उसको कंडीशन के हिसाब से पढ़ेंगे, कंडीशन 1, कंडीशन 2, इस तरह से, ठीक है। तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, ये क्या कह रहे हैं अभी समझ में आएगा, समझना बात को। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। अब डिफरेंस क्या होता है, कौन बताएगा? डिफरेंस में हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं। द स्मॉलर नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर नंबर। तो यहाँ पर 2 नंबर्स की बात हो रही है, तो हमने अज्यूम कर लिया, ये अजम्पशन है मेरी, कि भाई x और y ऐसे 2 नंबर होंगे जिसमें से x विल बी लार्जर देन y। तभी हम ये बोल पाएंगे कि भाई x - y इज इक्वल टू 26 दिया है, वरना हम ये बोल ही ना पाते, कंफ्यूज रहते कि भाई x - y लिखें या y - x लिखें। जब हमने ये कंडीशन लगा दी कि x इज लार्जर देन और x इज ग्रेटर देन y, तब हम यहाँ पे बोल पाएंगे x - y इज इक्वल टू 26। ये बात समझ में आ रही होगी। आगे पढ़ते हैं। देखिए एंड लगा हुआ है, एंड एक कंजंक्शन की तरह काम करता है। किसकी तरह? कंजंक्शन की तरह। यानी एक सेंटेंस आपका खत्म हुआ, दूसरा सेंटेंस अब शुरू हो रहा है। वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। अब आप लोग बताइए, जो बड़ा नंबर होगा वही तो छोटे वाले के 3 टाइम्स पॉसिबल है। क्या छोटा वाला बड़े वाले के 3 टाइम्स पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि x इज इक्वल टू 3y गिवन है। ये कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? देखिए x इज ग्रेटर देन y, ये मेंशन करने का फायदा कितना हुआ, समझ में आ गई बात। अब 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं। एक में हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो एक वेरिएबल है, जो x है, वो दूसरे वेरिएबल के 3 टाइम्स है, तो सीधे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे?
फ्रॉम इक्वेशन 2 कैसे करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये कलर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा। 3y माइनस वाई करेंगे 2y आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू 13। सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अब y की वैल्यू 13 आ गई तो अब क्या करें सर, अगेन वही जो अभी तक करते चले आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन करना है। कर देते हैं फिर से भाई। तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू 39। ये बात समझ में आ गई। तो दोनों ही नंबर्स मेरे आ चुके हैं। बड़ा वाला नंबर मेरा 39 और छोटा वाला नंबर मेरा 13। तो x की वैल्यू आ गई 39, y की वैल्यू आ गई 13। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पढ़ो भैया, सेकंड पार्ट पढ़ो, क्या लिखा है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। मतलब एंगल्स फाइंड करने हैं। अब ये तो पता है ना सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, नहीं पता? सही बताओ, ये देख लो अगर नहीं पता तो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री हो। अगर ये x हो गया एक एंगल, ये y हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये एंगल a है, ये b है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात तो अब तक रट गई होगी ना आप लोगों को, 10th क्लास में आ गए या अभी तक नहीं पता? पिछली क्लासेस में नकल मार के तो पास नहीं हुए थे। चलो अच्छा देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी दो एंगल हैं जिनका सम कितना है, 180 डिग्री है। अब देखो समझना बात को, लैंग्वेज में अगर उसने सप्लीमेंट्री बोल दिया तो एक कंडीशन अपने आप ये हो गई कि अगर दो एंगल x और y हैं तो उन दोनों का सम कितना होगा, उन दोनों का सम 180 होगा। ये बात अपने आप उसने बोल दी। अब दूसरी कंडीशन कहाँ दी हुई है इसको समझते हैं। देखो फिर से पढ़ें अगर, तो लिखा है लार्जर ऑफ टू, यानी कि हमें फिर से ये अज्यूम करना पड़ेगा कि कोई एक एंगल बड़ा है, कोई दूसरा वाला एंगल छोटा है, तभी हम लोग इक्वेशंस बना पाएंगे। हमने यहाँ पर x को लार्जर अज्यूम करा है, आप लोग y को भी लार्जर अज्यूम कर सकते हैं। क्या दिया है, लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। मतलब अगर एक तरफ लार्जर है एक तरफ स्मॉलर है, तो लार्जर ऑब्वियसली, ये अगर हम तराजू समझें तो अगर एक तरफ लार्जर है और एक तरफ स्मॉलर है, ये पेन जिस हाथ में है ये लार्जर है, ठीक है। अब ये लार्जर नीचे की तरफ, तराजू नीचे की तरफ बैठ रहा है, अब इसको बैलेंस करना है, तो हमें जो एंगल छोटा है ना उसमें या तो आप 18 डिग्री डाल दीजिए, यानी 18 ऐड कर दीजिए, या लार्जर जो ज़्यादा वाला है उसमें से 18 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। लार्जर में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी बैलेंस हो जाएगा, और छोटे वाले में ऐड करेंगे तो भी बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यानी x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 भी लिख सकते हैं, समझना बात को ध्यान से, या x माइनस 18 इज इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं। एक ही बात है। ये लार्जर है पेन वाला, ठीक, ये नीचे की तरफ, और ये हल्का है, ये वाई वाला पार्ट है। अब इसमें से अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये धीरे धीरे ऊपर आएगा, तो ऊपर बराबर लाने के लिए 18 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, लो बैलेंस हो गया। और ये जो छोटा वाला पार्ट है इसमें अगर ऐड कर दे 18 तो भी ये नीचे आ जाएगा, तो भी ये बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये जो तराजू है, ये जो बैलेंसिंग है, ये रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पर इक्वल टू से। किससे? इक्वल टू से। लेफ्ट हैंड पार्ट और राइट हैंड पार्ट को अगर बैलेंस करना है तो हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग ही उसको एडजस्ट करना होगा। समझ में आ गई बात? तो इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन ले लें, कोई भी ले लीजिए, आंसर सबसे आ जाएगा, ठीक है। चलो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें। देखिए इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2, डायरेक्टली दिख रहा है x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल y, तो कुछ करना ही नहीं है, x की वैल्यू चिपका देते हैं 1 में, ठीक है भाई। तो x की वैल्यू है y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सॉल्व तो कर ही लेंगे आप लोग, y प्लस वाई करेंगे 2y, और 18 को उधर फेंकेंगे माइनस में जाएगा, 180 माइनस 18। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 2y इज इक्वल टू, अब 0 यानी 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, फिर 7 में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 1। यहाँ पे y की वैल्यू 162/2 आएगी। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 81। बात समझ में आई? अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में चिपका दीजिए।
तो x की वैल्यू आ जाएगी, कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 81 प्लस 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 + 1 9 और 8 + 1 अगेन 9। तो यहाँ पर दो वैल्यूज मेरी आ चुकी हैं। जो लार्जर एंगल है वो 99 का है, जो स्मॉलर एंगल है वो 81 का है। आप लोग समझ चुके होंगे। तो सेकंड पार्ट भी यहाँ पर खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं भाई। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for 3800 rupees. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. देखिए यहाँ पर जब हम 7 बैट्स 6 बॉल्स इस तरह की बातें करते हैं ना, और हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक सिंगल आर्टिकल है उसकी कॉस्ट क्या है, और वही पूछा जा रहा है। देखिए पहले एक बार डिटेल में बात करेंगे, फिर हम लोग सीधे इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से पढ़ें, इस इक्वेशन को ध्यान से पढ़ें तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर बात हो रही है 7 बैट्स की और 6 बॉल्स की, और टोटल कॉस्ट दी हुई है, उससे कोई मतलब नहीं, अभी सिर्फ समझ रहे हैं, टोटल कॉस्ट दी हुई है। तो 7 बैट्स जो हैं, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बैट। समझ में आ रही बात, कॉस्ट ऑफ 1 बैट। और यहाँ पर 6 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बॉल या कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल या कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। अब एक बैट था, ऐसे 7 बैट थे, टोटल कॉस्ट यहाँ से आ गई। एक बॉल थी, ऐसे 6 बॉल्स और थी, टोटल कॉस्ट यहाँ से आ गई। दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पर टोटल पेमेंट आ गया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हम लोगों को यहाँ पे क्या अज्यूम करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पर अज्यूम करना पड़ेगा कॉस्ट किसकी, बैट की कॉस्ट और बॉल की कॉस्ट। यहाँ पर हमने बैट का रिप्रेजेंटेशन लिया है कॉस्ट ऑफ 1 बैट से, और बॉल का रिप्रेजेंटेशन लिया है कॉस्ट ऑफ 1 बॉल से। ठीक है, इसको वेरिएबल की फॉर्म में ले लेते हैं। तो एक बैट जो है वो x रुपए का है, कोई प्रॉब्लम है किसी को, और एक बॉल जो है वो y रुपए की है। एक बैट x रुपए का है, एक बॉल y रुपए की है। फिर से समझिए, एक बैट x रुपए का है, एक बॉल y रुपए की है। अब कंडीशन पर आते हैं। पहले कह रहा है कि जो कोच साहब हैं या कोच मैम हैं वो क्या करती हैं, 7 बैट्स लेती हैं। तो यहाँ पर 7 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बैट हो गई, और 6 बॉल्स लेती हैं। ठीक है भाई, 6 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हो गई। और ये टोटल पेमेंट कितना करती हैं, ये टोटल पेमेंट करती हैं 3800 का। सही है भैया, बहुत बढ़िया। अब सेकंड कंडीशन क्या बन रही है, सेकंड कंडीशन बन रही है कि इस बार वो 3 बैट लेती हैं। कितने बैट लेती हैं बेटा, 3 बैट। 3 बैट लेती, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बॉल्स कितनी लेती हैं, 5 बॉल्स लेती हैं, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इस बार उनका कितना पेमेंट बनेगा, 1750 का पेमेंट बनेगा। ये बात समझ में आ गई, इक्वेशन समझ में आ गई। तो देखा आप लोगों ने, 2 कंडीशंस बन गई, इसीलिए हम कंडीशंस की बात कर रहे थे। ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई, जो कि मेरी इक्वेशन का भी काम कर ही देंगी। तो यहाँ पर आ गया 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों को साफ साफ लिख लिया जाए और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके x और y की वैल्यू निकालते हैं, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी होगा। चलिए करते हैं फिर। देखो भाई, सब्स्टिट्यूशन करना है, जो अभी तक करते चले आ रहे थे। कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, ध्यान से समझेंगे। पहली इक्वेशन को उठाते हैं, x में बनाएं या y में। चलो हम x में बनाते हैं। x वाला थोड़ा डिफिकल्ट होगा, y वाला थोड़ा सा आसान होगा। वो 6 है वहाँ पर, मतलब 6 डिनोमिनेटर में आएगा, x वाले में 7 डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, देखो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3800 माइनस 6y अपॉन 7। यही वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर, यही वैल्यू आएगी। इसको क्या ले लिया जाए भाई, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। अब क्या करें सर, अब आप इक्वेशन नंबर 2 में x को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। करते हैं फिर, x में लगा देते हैं ब्रैकेट, तो 3, और ब्रैकेट लगाने के बाद 3800 माइनस 6y अपॉन 7, इसके बाद प्लस y इज इक्वल टू 1750। यही आ रहा है कि नहीं? अब थोड़ा सा स्क्रीन को बढ़ाया जाए, यानी नीचे चलते हैं। आ गए नीचे। अब 38 यानी 38 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा,
0 0, 8 3 ज़ा 24, कैरी 2, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11। समझ में आ रही बात? ये 4 लिखा हुआ है। माइनस 6 3 ज़ा 18 वाई अपॉन 7 प्लस 5 वाई इज इक्वल टू 1750। अब क्या ले लें सर? आप ले लीजिए आप 7 एलसीएम, उसके बाद नीचे आ जाएगा एलसीएम डिनोमिनेटर में, और फिर क्या है कैलकुलेशन है वो हम लोग को पता है, करते हैं। 11400 माइनस 18y प्लस 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा, है ना? पता है ना सबको? 7 5 35y इज इक्वल टू 1750। अब क्या करें भाई? सेम शक्लों को पकड़िए, ये देखिए y और ये भी y, ठीक। 18y माइनस में है, 35y प्लस में है, दोनों में सब्सट्रैक्शन होगा और साइन आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 35 बड़ा है। तो कितना आ जाएगा सर? यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे, 15 माइनस 8 करेंगे तो बचेगा 7, और 2 माइनस 1 होगा तो यहाँ बचेगा 1। 17y प्लस में आएगा, यहाँ 11400 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1750। ये नंबर यानी ये इक्वेशन आएगी। अब क्या करें सर? यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 अज्यूम कर सकते हैं। फिर आप देखिए, फिर आप क्या करिए पता है? आप 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरी तरफ न्यूमरेटर में भेज दीजिए। बहुत बढ़िया। तो करते हैं, फिर हमें क्या मिलेगा? 11400 प्लस 17y इज इक्वल टू, बताओ, 1750 इंटू 7, मल्टीप्लाई करिए। 0 7 5 ज़ा 35, कैरी 3, फिर 7 7 ज़ा 49, 49 प्लस 3 52, 52 का 2 कैरी 5, 7 मतलब 7 प्लस 5 करेंगे, कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, नहीं आ रहा है क्या? बताओ यार, कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना? चलो, 11400 प्लस 17y। चलो भाई, आप क्या करें सर? y को अकेला करना है, कैसे करेंगे? पहले तो आप 17y को एक तरफ रखिए, बाकी सारे नंबर एक तरफ। 12250 माइनस 11400, अब सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। 17y इज इक्वल टू 0 5, 12 माइनस 4 होगा तो 8 बचेगा, और उसके बाद बताइए क्या बचेगा सर? उसके बाद 0 0 बचेगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? सब्सट्रैक्ट आप लोग खुद करिए, कैलकुलेशन भी आप लोग खुद ही करिए, ठीक है? देखिए नहीं कैलकुलेशन, छापिए नहीं। तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 850 अपॉन 17। 17 का टेबल तो आता है ना भैया, कि नहीं आता है? पढ़ लो यार, पढ़ लो। 17 5 ज़ा 85, 0 चिपका दीजिए, तो y की वैल्यू आ गई 50। y कितना आ गया सर? y आ गया 50। अब y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है दूसरी वाली इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में बताओ भैया? देखो कहाँ गई इक्वेशन? ये है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को याद रखिएगा, अभी इसी को नीचे लिखना है। x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, याद रखिएगा, ठीक है? 3800 माइनस 6y अपॉन 7, यही थी ना यार? इतना तो याद कर लिया करो। चलो अच्छा, y चिपकाओ। x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, सॉल्व करते हैं। 3800 तो ऐसा ही रहेगा, माइनस 5 6 ज़ा 30 यानी 300 बन जाएगा, अपॉन 7 आ जाएगा। सही कर रहे हैं? अब बताओ, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 करेंगे, 3500 अपॉन 7 बनेगा। बनेगा कि नहीं? हाँ सर बनेगा, बोलो तो यार। 7 है ना 7, 7 5 ज़ा 35, 2 0 चिपका दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई सर? x की वैल्यू आ गई 500। x से क्या लिया था? कॉस्ट ऑफ 1 बैट। y क्या लिया था? कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। आंसर आया कि नहीं? अभी भी नहीं आया क्या? देखो x आ गया 500, y देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, y आ गया 50। x लिया था कॉस्ट ऑफ 1 बैट, y लिया था कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ पार्ट पढ़िए ध्यान से। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्या मतलब है इसका? देखो, जो टैक्सी चार्ज कर रही है, मतलब जो टोटल चार्ज कर रही है ना, वो यानी जो टोटल किराया बना रही है, वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो डिपेंड कर रहा है वो फिक्स चार्जेस पे, ठीक है, फिक्स चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा डिपेंड कर रहा है वो डिस्टेंस पर। किस पे भैया? बोलते रहो साथ साथ। दूसरा डिपेंड कर रहा है वो डिस्टेंस पर। समझ में आ गई बात? तो मतलब ये हुआ कि जो टोटल चार्ज की जो कंडीशन बन रही है, वो फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज फॉर दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस, उसके लिए बन रही है। ये बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, ठीक है? इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है
फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। देखो कंडीशन नंबर 1 दिखने लगी, समझ रहे हो बात को, कंडीशन नंबर 1 दिखने लगी, क्या हुआ 105 रुपए चार्ज हो रहे हैं टोटल चार्ज कितना हो रहा है 105, 105 रुपीज़, 105 रुपीज़ ये चार्ज हो रहा है। कैसे चार्ज हो रहा है 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर, ध्यान समझो यहीं पर सारा पॉइंट छुपा है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर वो 105 रुपये लेता है। अब तुम लोग बताओ यार कि अगर वो 105 रुपये ले रहा है तो इसमें दो पार्ट होंगे, एक तो फिक्स पार्ट होगा और एक होगा डिस्टेंस वाला पार्ट। समझ में आ गई बात। फिक्स पार्ट को अगर हम लोग x अज्यूम कर लें और डिस्टेंस बदलेगी तो फेयर बदलेगा, समझ रहे हो कि नहीं, डिस्टेंस बदलेगी तो फेयर बदलेगा। इसका मतलब जो टैक्सी ड्राइवर होंगे वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस यानी कोई 1 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर के लिए इस तरह से चार्ज ले रहे होंगे। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर हम ये अज्यूम कर लें कि वो 1 किलोमीटर के लिए अगर y रुपीज़ चार्ज करता है, कितने किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए, फॉर 1 किलोमीटर द चार्जेस आर y रुपीज़। बात समझ में आई। तो ये 105 जो है ये कितने किलोमीटर की बात हो रही है सर, ये 10 किलोमीटर की बात हो रही है। तो 1 किलोमीटर के चार्जेस y रुपीज़ हैं, 2 किलोमीटर के चार्जेस 2y होंगे, 10 किलोमीटर के चार्जेस 10 इंटू वाई होंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आ रही है, बोलो भैया हाँ आ रही है। तो यहाँ पर 105 कैसे बन रहा है, ये बन रहा है फिक्स रुपीज़ यानी फिक्स चार्जेस से, और 10 इंटू चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर से बन रहा है। ध्यान से देखना जो टोटल चार्जेस बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, ये बात बहुत ध्यान से समझनी है। फिक्स चार्जेस से, फिक्स्ड चार्जेस से, और बताओ, और जब इसमें नंबर ऑफ किलोमीटर्स इनटू चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर, यही बात समझनी है, चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर, इस तरह से ये इक्वेशन फॉर्म होगी। पहली कंडीशन क्या बोल रहा था, वो बोल रहा है 105 रुपये चार्ज करता है, कितने रुपए 105 रुपये। फिक्स चार्जेस को हमने अज्यूम करा, क्या अज्यूम करा सर x रुपीज़, और चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर को अज्यूम करा सर y रुपीज़, रुपीज़ में बात हो रही है ध्यान रखिएगा। तो 105 कैसे बनेगा, x प्लस नंबर ऑफ किलोमीटर कितने चल रहा था पहली कंडीशन में, देख लो ना याद हो तो 10 किलोमीटर, तो x प्लस 10 इंटू वाई, ये आपकी बनी पहली कंडीशन। आप इंटू लिखिए या ना लिखिए, सीधे 10y लिखिए तो भी काम सही है। बात समझ में आई या नहीं। यार डब्बा टेढ़ा हो गया, डब्बा नहीं टेढ़ा होना चाहिए था ना, डब्बा सीधा कर लेते हैं। तुम लोग भी डब्बा सीधा बनाया करो, डब्बा तो हो ही तुम लोग, है कि नहीं, सीधा बनाया करो। चलो सेकंड पार्ट यानी सेकंड कंडीशन को देखते हैं, ध्यान से समझिए, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेकंड पार्ट देखिए, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, कलर चेंज कर दें, ये लो भाई, एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। इसका क्या मतलब हुआ, इस बार किलोमीटर बदल गए, कितने हो गए सर 15 किलोमीटर हो गए। क्या चार्जेस बदलेंगे, नहीं सर चार्जेस थोड़ी बदल जाएंगे। अच्छा भाई, तो 1 किलोमीटर के लिए चार्ज y रुपीज़ था, फिक्स चार्जेस x रुपीज़ थे, इस बार टोटल चार्ज कितना बनेगा देख लो ना याद हो तो 155। यहाँ पर 155 का पेमेंट होगा, ठीक, रुपीज़ लिखिए या ना लिखिए, पूरी इक्वेशन रुपीज़ में ही है। और हाँ एक बात और समझ लीजिए, पूरी इक्वेशन सेम यूनिट में होनी चाहिए तभी वो इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर x भी रुपीज़ में है, ये वाला टर्म भी रुपीज़ में है, और ये 105 भी रुपीज़ में है, तभी रुपीज़ में रुपीज़ ऐड होगा तो टोटल रुपीज़ में ही वैल्यू आएगी। ये बात समझिएगा ध्यान से, ठीक। ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर 2, और इसको हमने अज्यूम कर लिया, डब्बा बना दें, इसको अज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 2। सही है, दो इक्वेशंस बन गई, दो वेरिएबल आ गए। अब हमें करना है सब्स्टिट्यूशन। तो कितना आसान है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हम x को ही पकड़ लें, x अकेला रखा हुआ है, और x को कर दें सब्स्टिट्यूट, चाहे इक्वेशन नंबर 1 से निकालिए चाहे 2 से निकालिए। यहाँ पर 2 नीचे लिखी हुई है तो 2 ही को सॉल्व कर लेते हैं। 155 माइनस 15y इज इक्वल टू x, ये वैल्यू आएगी। इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 अज्यूम कर लिया, और अब क्या करें, पहले तो कलर बदल दें। अब इस इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर, बोलो किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में चिपका दीजिए। ठीक है भाई, चिपका देते हैं।
105 इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, फिर यहाँ पे ब्रैकेट चिपका देते हैं, प्लस 10y। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे करते हैं और y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। 105 इज इक्वल टू 155 माइनस 15y प्लस 10y। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5y आएगा, माइनस 5y, और यहाँ 155 इज इक्वल टू 105। अब क्या करें, 5y को इधर ले जाएं, 105 को राइट साइड में ले जाएं, तो हमें मिलेगा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी, डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 50 अपॉन नीचे आ जाएगा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 10, y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 10। अब ये y क्या था, y था फिक्स चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर, याद है कि नहीं। अब x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू किससे निकालनी है बताओ सर। ये देखिए जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, ये इक्वेशन नंबर 3 को उठा लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 3 को उठा लीजिए और y को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, ध्यान से समझेंगे, हमें मिलेगा x इज इक्वल टू, थोड़ा सा पेन को पतला कर लिया जाए, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, y की वैल्यू 10 निकाली है, तो x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू 10, तो x की वैल्यू 155 माइनस 150, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 रुपीज़। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ सर समझ में आ गई। तो यहाँ से हमने एक बात देखी कि जो फिक्स चार्जेस हैं, लिख लें क्या, जो फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस कितने आ गए सर, वो आ गए 5 रुपीज़, ठीक है। और चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर, चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर कितने आ गए, वो आ गए सर 10 रुपीज़। यही हमारा आंसर है कि नहीं, हाँ सर यही आंसर है। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया सर, अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ सर, ये देखिए लास्ट में लिखा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यानी अब अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको कितने रुपए चार्ज देना होगा। तो क्या करेंगे, आप सभी को पता है 25 किलोमीटर की बात अगर करी जाए, 25 किलोमीटर की बात करी जाए, तो भी हम उसी इक्वेशन पे चलेंगे जो इक्वेशन अभी फॉर्म करी। क्या फॉर्म करी, टोटल चार्जेस, ठीक है ना। टोटल चार्जेस किसके बराबर हैं, फिक्स चार्जेस के। फिक्स चार्जेस यहाँ पर 5 रुपीज़ है, प्लस नंबर ऑफ किलोमीटर्स, नंबर ऑफ किलोमीटर्स कितना है, 25 किलोमीटर्स है, और चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर को इसमें मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ सर आ गई। इसको ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 250, फाइनल आंसर क्या आएगा, 255 रुपीज़। किसके लिए, 25 किलोमीटर्स के लिए। तो इस तरह से मेरे सभी आंसर्स इस क्वेश्चन के आ गए। फिक्स चार्जेस 5 रुपीज़, चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर 10 रुपीज़, और टोटल चार्जेस फॉर ट्रेवलिंग अ पर्सन 25 किलोमीटर इज 255 रुपीज़। सही है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ पार्ट पढ़ो भैया, क्या लिखा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो पहले ही वर्ड से मालूम पड़ गया बात हो रही है फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन में होता क्या है, फ्रैक्शन में होता है सर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर। तो यही फ्रैक्शन अज्यूम कर लें, तो हमने एक फ्रैक्शन अज्यूम कर लिया विच इज़ n/d, जिसमें n न्यूमिरेटर है, d डिनोमिनेटर है, समझने में भी आसानी होगी। आप लोग a/b, x/y, का/खा, है ना, का मतलब हिंदी वाला का/खा, p/q, जो मर्जी वो ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना और अपने दोस्त का नाम भी ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कंडीशन नंबर 1। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड द डिनोमिनेटर। मतलब क्या हुआ, आप न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में जब 2 ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, 2, तो ये फ्रैक्शन बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा 9/11। अच्छा भाई, तो इसमें करा क्या जाए, करना वही है सब्स्टिट्यूशन। ये डिपेंड करता है कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, या तो आप पहले इसको पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको सिंपल इक्वेशन बनाइए, उसके बाद वहाँ से फिर एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालिए, या आप डायरेक्टली भी किसी एक वेरिएबल को दूसरे पर डिपेंडेंट बना सकते हैं। ये आपकी समझ पर डिपेंड करता है। देखिए, हम यहीं पर इसी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को दूसरे पर डिपेंडेंट बनाने जा रहे हैं, फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे।
समझिएगा बात को। n प्लस 2 इसको ऐसे ही अगर रखा जाए और 9/11 d प्लस 2, क्या ऐसा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 9d/11 प्लस 9 2 18/11, यही मिलेगा। अब n को अगर अकेला करना चाहें या d को अकेला करना चाहें, देखिए d को अकेला करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन बढ़ेगी, इसलिए हम n को अकेला करेंगे और ये जो प्लस का 2 है इसको दूसरी साइड फेंक देंगे। हमें क्या मिलेगा? n इज इक्वल टू, देखिए 9d/11 प्लस 18/11, अब क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। बहुत बढ़िया भाई। अब कैलकुलेशन को आसान अगर करना है ना तो क्या किया जाए? यहाँ पर आप 11 से मल्टीप्लाई और 11 से डिवाइड कर दीजिए। बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं, इस तरह से कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। कुछ बच्चों को दूसरी तरह से कैलकुलेशंस आसान लगेंगी, जैसे आपकी मर्जी हो आप उसी तरह से सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं आगे क्या मिलता है। n की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पर 11 एलसीएम हो गया, ठीक, 11 एलसीएम हो गया। ऊपर क्या मिलेगा? 9d प्लस 18 माइनस 22। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई। अब क्या लिखें? n इज इक्वल टू 9d माइनस 4/11, क्योंकि 22 में से जब 18 सब्सट्रैक्ट होगा 4 बचेगा, बड़ा है 22, माइनस का साइन आएगा। ये बन गया मेरा n d पर डिपेंडेंट। बात समझ में आई या नहीं आई? ये ले ली हमने इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें? अब आगे का क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है उसमें? इसमें लिखा है, ठीक है देखिए ध्यान से, इसमें लिखा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगली कंडीशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया जा रहा है, जिससे फ्रैक्शन 5/6 हो रहा है। चलिए इसको भी समझते हैं ध्यान से। सेकंड कंडीशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया जा रहा है। क्या? 3 ऐड किया जा रहा है, जिससे फ्रैक्शन बन रहा है 5/6, यही बन रहा है। बहुत बढ़िया भाई। अब देखिए यहाँ पे हमें n की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, कोशिश करेंगे कि n को अकेला करा जाए जिससे उसका सब्स्टिट्यूशन आसान हो सके। देखिए n प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6, d प्लस 3 पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो गया दूसरी साइड। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 5d/6 प्लस 5 3 15/6 भी लिख सकते हैं, या इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको, हमें क्या मिलेगा? 3 1 3 3 2 6, तो सॉल्व करके लिख सकते हैं 5/2। लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं 5/2। अब क्या करें सर? n की वैल्यू जो निकाली है उसको चिपका दीजिए, या आप 3 को भी दूसरी साइड भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो n की क्या वैल्यू निकाली है देख लेते हैं। n की वैल्यू निकाली है हमने, हमें दिख रही है 9d, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? 9d माइनस 4/11 प्लस 3 इज इक्वल टू 5d/6 प्लस 5/2। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यूज आ रही हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन को कैसे और आसान बनाया जाए इसको देखते हैं। ठीक, स्क्रीन को नीचे कर लेते हैं। देखिए समझिए बात को, यहाँ से 2-3 मेथड हैं सॉल्व करने के, सबसे आसान मेथड को उठा लेते हैं। देखिए जो हमें आसान लगता है, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये 6 है आपका, ये 2 है। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सभी डिनोमिनेटर्स को देखिए ध्यान से, ये 11 1 6 और ये 2, इनका ले लीजिए एलसीएम। देखिए आप लोगों को अपना बेसिक मेथड तो पता ही होगा, यहाँ पर कुछ नया सीख लेते हैं, अगर नहीं पता है आपको तो, है ना, तो आपके लिए नया है। देखिए 11 1 6 और 2, सभी जो डिनोमिनेटर्स है ना उनका एलसीएम ले लेते हैं। जब हम उनका एलसीएम लेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी इसको समझते हैं। ठीक है, तो 2 लिया जब हमने तो यहाँ पर मिलेगा 3 और ये 1, और इसी तरह से यहाँ पे 3 और फिर 11 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा? 66, यही तो एलसीएम आएगा। हाँ सर यही एलसीएम आएगा। जब एलसीएम 66 आ गया ना तो क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, देखना कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 66 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखो हमें क्या मिलेगा, समझना बात को। यहाँ पर 66 9d माइनस 4/11 प्लस 66 इंटू 3 इज इक्वल टू 5d/6 इंटू 66 प्लस 5/2 इंटू 66।
ठीक है, देखना बात को समझना। हो सकता है तुम लोग को ये डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन एक दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आसान मेथड है। ठीक है, सारी कैलकुलेशन से बच गए हम लोग। कैसे? 11 वन दा 11, 11 6 दा 66, ठीक, 6 वन दा 6, 6 वन दा 6, 6 वन दा 6, 2 वन दा 2, 2 3 दा 6, 2 3 दा 6। अब ये जो इक्वेशन है वो सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, फ्रैक्शनल वैल्यूज गायब हो गई। देखिए ध्यान से, 6 9d माइनस 4 प्लस 66 इंटू 3 करेंगे, क्या आएगा? 6 3 दा 18 कैरी 1, 6 3 दा 18 प्लस 1 19 इज इक्वल टू 5 इंटू 11 करेंगे 55d प्लस 5 इंटू 33 करेंगे, क्या मिलेगा? 5 3 दा 15 कैरी 1, 5 3 दा 15 प्लस 1 16। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया जाए। 9 6 दा क्या होता है? 54, 54d माइनस 6 4 दा 24 प्लस 198 इज इक्वल टू 55d प्लस 165। आगे सॉल्व करते हैं। 54d प्लस, देखिए 8 माइनस 4 करेंगे 4 बचेगा, और 9 माइनस 2 करेंगे 7 बचेगा, यहाँ 1 आ जाएगा। आगे लिखेंगे 55d प्लस 165। सारे नंबर एक तरफ, सारे वेरिएबल एक तरफ, तो 174 माइनस 165 इज इक्वल टू 55d माइनस 54d। अब क्या लिखे बताइए? अब यहाँ पर हमें मिलेगा 174 में से 165 सब्सट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू आएगी 9, और राइट हैंड साइड में 55 माइनस 54 करेंगे तो अकेला बचेगा d। तो यहाँ से मेरे डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई। अब हम उस इक्वेशन को निकालेंगे जहाँ से हमने n को यानी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर पे डिपेंडेंट बनाया था। इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऊपर चलते हैं और इक्वेशन याद करते हैं। ये है मेरी इक्वेशन, n इज इक्वल टू 9d माइनस 4 अपॉन 11, 9d माइनस 4 अपॉन 11। ठीक, याद है ना? चलिए भाई, अब क्या करें? वैल्यू को चिपका देते हैं। न्यूमिनेटर इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11, 9 इंटू 9 करेंगे 81 आ जाएगा, 81 माइनस 4 अपॉन 11, 81 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 77 बचेगा। ध्यान रखिए बात को, कैलकुलेशन तेज करनी है। 77 अपॉन 11, फिर डिवाइड कर दीजिए। 11 वन दा 11, 11 7 दा 77, तो न्यूमिनेटर कितना आ गया? सर न्यूमिनेटर आ गया 7। इस तरह से फ्रैक्शन क्या आ गया? फ्रैक्शन हमने अज्यूम करा था, बोलो, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। n की वैल्यू आ गई 7 और d की वैल्यू आ गई 9, तो मेरा फ्रैक्शन आ गया 7 अपॉन 9। बात समझ में आई या नहीं? आ गई होगी। चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6। पढ़ो भैया। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यानी कि आज से 5 साल बाद जो जेकब है वो अपने बेटे का कितने टाइम्स होगा? सर वो 3 टाइम्स होगा। बाद की वैल्यू कैसे पहचान में आई? देखो यहाँ पर फ्यूचर टेंस लगा हुआ है, विल बी, और हैंस लिखा हुआ है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? 5 years ago, मतलब 5 साल पहले जेकब की एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। कितना है? 7 टाइम्स है 5 साल पहले। तो सारी की सारी बातें 5 साल बाद और 5 साल पहले पर है। भैया आज ये लोग कितने साल के हैं क्या आपको पता है? मतलब जेकब और उनके बेटे की प्रेजेंट एज आपको पता है? नहीं पता है क्या? देख लो भैया, क्वेश्चन में भी यही पूछ लिया, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। समझ में आ रही है बात? इसको ध्यान से समझते हैं और जेकब और इनके बेटे को थोड़ा सा अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, देखो ये आ गए इनके जेकब के सन, तो ये है जेकब। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं प्रेजेंट एज। कितना? प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज फाइंड भी करनी है। ठीक है, अब देखिए अगर हमें अज्यूम करना है प्रेजेंट एज, तो जेकब की प्रेजेंट एज हम जे ईयर्स ले लें। क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? और उनके बेटे की प्रेजेंट एज एस ईयर्स ले लें, एस फॉर सन्स। समझने में आसानी रहेगी, है कि नहीं? तो ये हो गया उसके बेटे और जेकब की प्रेजेंट एज। कंडीशन क्या दी है? लिखा है 5 year hence, 5 साल बाद, मतलब प्रेजेंट एज के 5 साल बाद। 5 साल बाद कैसे आएगा? 5 ऐड करने पर आएगा। अगर उसका बेटा आज एस ईयर्स का है तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? एस प्लस 5 years का हो जाएगा। 5 years hence की बात हो रही है, ये 5 years hence की बात हो रही है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जेकब कितने साल के हो जाएंगे? जेकब भी
जे प्लस 5 साल के हो जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आई। अब देखिए बात को समझिए, ध्यान से समझिएगा। 5 साल पहले लिखा है 5 years ago, मतलब प्रेजेंट एज से 5 साल पहले। अगर आप आज 16 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने साल के होंगे? ऑब्वियसली 16 माइनस 5 करेंगे 11 ईयर्स के होंगे, है कि नहीं? उसी तरह से अगर आज जेकब जे साल का है, उसमें से हम 5 माइनस कर दें अगर, तो 5 साल पहले की एज आ जाएगी। तो जे माइनस 5 ईयर्स, ये आपके जेकब की 5 साल पहले की एज हो जाएगी और उसका बेटा एस माइनस 5 ईयर्स का होगा। ये कब की बात है? 5 years ago की बात है, 5 साल पहले की बात है। समझ में आ गई बात? तो मेरे पास जो कंडीशंस बन रही हैं, ध्यान से देखेंगे, 5 साल पहले की कंडीशन ये बन रही है, यहीं से इक्वेशन बन जाएगी। इसीलिए हम इसको कलर करे दे रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक। और दूसरी कंडीशन कहाँ पर बन रही है, इसको भी देखेंगे ध्यान से। 5 साल बाद की कंडीशन ये बन रही है, यहाँ पर उसका बेटा एस प्लस 5 ईयर्स का है और जेकब जे प्लस 5 ईयर्स का है। देखिए कंडीशन को फिर से पढ़ते हैं। 5 years hence, फिर द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी 5 साल बाद जेकब अपने बेटे का कितने टाइम्स है? सर 3 टाइम्स है। बहुत बढ़िया। आगे लिखा है जेकब्स एज वॉज 7 times, कब? 5 साल पहले। 5 साल पहले जेकब की एज अपने बेटे की एज से 7 टाइम्स थी। समझ में आई या नहीं आई? 7 टाइम्स थी। तो एक इक्वेशन मेरी ये मिल गई और एक इक्वेशन ये मिल गई। यहीं से हम कैलकुलेशंस को करके जेकब और उसके बेटे की एज को निकाल लेंगे। चलिए इन इक्वेशंस को अलग लिख लेते हैं और फिर इनको सॉल्व करते हैं। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि दोनों ही इक्वेशंस में अगर हम जे की वैल्यू को निकालेंगे एस के टर्म्स में, वो मेरे लिए आसान रहेगा। चलिए कर लेते हैं। फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7s माइनस 7 5 35 और इस 5 को इधर भेज दें तो प्लस 5 इज इक्वल टू जे आ जाएगा। तो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7s माइनस 30। यही वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर यही वैल्यू आएगी। इसको इक्वेशन नंबर हम ले रहे हैं 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 से जे की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो 3s प्लस 5 3 15 इज इक्वल टू जे की वैल्यू है 7s माइनस 30 प्लस 5। सही है कि नहीं? हाँ सर सही है। ब्रैकेट लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन नहीं है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे सॉल्व कर लिया जाए। 3s प्लस 15 इज इक्वल टू 7s माइनस 25। यही वैल्यू आएगी? हाँ सर यही आएगी। अब एस एक तरफ, नंबर्स एक तरफ, तो 15 प्लस 25 इज इक्वल टू 7s माइनस 3s। ठीक है। अब 15 और 25 को ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 40 इज इक्वल टू 4s। तो s की वैल्यू 40 अपॉन 4 यानी 10 आ गया। तो उसका सन कितने साल का है? वो 10 साल का है। अब इस s का क्या करें? इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चलो भाई कर देते हैं। तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो j विल बी 7 इंटू 10 माइनस 30 आ जाएगा। तो j की वैल्यू 70 माइनस 30 यानी j की वैल्यू आ जाएगी 40। और दोनों ही चीज़ें ईयर्स में चल रही हैं तो जेकब की एज आ गई 40 ईयर्स और उसके जो बेटा है उसकी एज आ गई 10 ईयर्स। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में सॉल्व करा और ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशंस आपको अच्छे लगे हैं तो क्या करना है? वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।